तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। माँ वैभव पाई जैसी एकता। भाइयों बहनों मित्रों, मृत्यु के समय कुछ निकलते दिखता क्यों नहीं? आपने बहुत मृत्यु देखी हो, बहुत लोगों का देखा हो, लेकिन दिखता हुआ कुछ नहीं। वैज्ञानिक कुछ बताते हैं कि शरीर से कुछ तत्व निकलता है जिससे उसकी वजन कुछ 2-4 ग्राम कम हो जाती है। अर्थात जो उससे कुछ निकलता है उसमें वजन होती है, कुछ उसमें भार होता है, इसलिए शरीर की वजन कम आते हैं। आइए इस पर हमने जो शोध किया है उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। संघनित और असंघनित के बीच उत्पन्न क्रिया और प्रतिक्रिया का विकास मृत रूप में तो हो गया। इसको आप गहराई से समझें, फिर मैं दोहरा देता हूं। संघनित और असंघनित के बीच जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती थी, संघनित पदार्थ दबोचता है और असंघनित निकलना चाहता है। इन दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मृत रूप में तो हो गया। मतलब जो क्रिया आप मृत्यु कह रहे हैं वो क्रिया और प्रतिक्रिया का कारण है। अर्थात असंघनित ऊर्जा और संघनित ऊर्जा कण के बीच अलग होने का विज्ञान विकसित हो गया, जिसे हम मृत्यु कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, किंतु इसी क्रमिक विकास के अंतराल में असंघनित के ऊपर एक तीसरी शक्ति मनसा की काया भी बन गई, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। वह काया अति अल्प भारहीन कणों की गुच्छक होती है, जो 2 केंद्रों से बंधी होती है, ऊपरी ध्रुव त्रिकुटी और दक्षिणी ध्रुव कुंडलनी में स्थित कूर्म कण अर्थात मन कण से। जब 2 में से कोई भी एक ग्रंथि से जब भारहीन कणों की गुच्छक सूक्ष्म काया का संबंध टूट जाएगा कि वह स्वमेव स्थूल काया से बाहर हो जाएगी। इस अवस्था को हम आप मृत्यु समझते हैं। मूलतः जब तक दोनों केंद्रों से बंधी रहती है तब तक ही जीवन है। मृत्यु क्रिया में विशेषतः त्रिकुटी की क्रिया का बंद हो जाना ही कारण होता है। सूक्ष्म काया इसलिए इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती कि वह अति अल्प भारहीन कणों की गुच्छक होती है। दुनिया का कोई पदार्थ कितना भी ठोस व घनत्व से संघनित क्यों न हो, उसे से भी वह आर पार हो जाएगी। उसे कहीं आने जाने में रुकावट नहीं होती। लगभग 10,000 वर्ष तक में हमारी यह चर्म चक्षु विकसित हो जाएगी। तब हम स्थूल काया से निकलते भारहीन कणों की काया को तो देख लेंगे, किंतु पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा ब्रह्मांड की कई धरतियों के लोग देख रहे हैं। सूक्ष्म काया संस्कारों की अर्थात स्वभावों की काया होती है, जो उड़नशील व क्षरणशील होती है। यदि इसे संभाला न जाए तो प्रकृति के गतिज ऊर्जा के घर्षण में इसका क्षरण हो जाता है। तब यह न्यूनांश कण में शेष समा जाती है, जिसे प्रकृति के कण में प्रवेश कर सफर करती है। इस स्थिति में उसके सारे स्वभाव गुप्त हो जाते हैं। मानसिक काया, जिसे हम स्वभाव की काया कह रहे हैं, वह प्रकाश में भी नहीं दिखती, क्योंकि प्रकाश तत्व है।
अदृश्य गतिज ऊर्जा में भारहीन कण जब चिपक जाते हैं तब वह प्रकाश कहलाता है। अर्थात अदृश्य से ऊर्जा दृश्य में आ जाती है, यही है प्रकाश। किंतु स्वभाव के जो कण होते हैं वे अति अल्प भारहीन से भी अति अल्प भारहीन होते हैं। इनमें गुरुत्व बल नहीं होता। जिनमें गुरुत्व बल होता है वे कण भारयुक्त होते हैं। भारयुक्त कण इंद्रिय अनुभव में आ जाते हैं, किंतु अति अल्प भारहीन कणों के गुच्छक इंद्रिय अनुभव में नहीं आएंगे। इसलिए प्रकाश में होते हुए भी हमारे इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते। सूक्ष्म को चर्म चक्षु वैसे नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी क्षमता बहुत कम होती है। तीसरी नेत्र विवेक दृष्टि वह भी जो विकसित होगी वही देख सकती है, जबकि मानसिक काया हमें देख रही है। वह मुर्दा लाश में भी आर पार हो रही होती है, हम में सब में आर पार हो रही होती है, किंतु स्थिर नहीं हो सकती। वह चाह करके भी अब अपने ही काया लाश में नहीं टिका पाएगी, क्योंकि उसे जो ग्रंथियां बांध कर रखी थीं अब वे खुल गई हैं। प्रकृति में 56 स्तर हैं, जो चार चतुष्टय के विकसित अवस्था के अनुकूल होते हैं। उन्हीं स्तरों में चेतना अपने चार चतुष्टय स्वभाव के कारण पहुंच जाती है, जो चाहकर भी प्रकट नहीं होती। अर्थात 56 स्तर के इस अंतरिक्ष में जो जिस स्तर का होता है वहीं ठिकाना पा जाता है। इसलिए वह चाह करके भी मानव लोक में नहीं दिखता। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।